नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल टॉपिक रहने वाला है और ये आज का जो वीडियो है वो एक बच्चे की क्वेरी का जवाब देने के लिए बना रहा हूँ। उसका एक सिंपल सा सवाल था कि सर, ये क्या अकाउंट्स और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये दोनों एक ही तो है? इन दोनों में अंतर क्या है? क्या अकाउंटिंग का काम अलग होता है या फिर फाइनेंस का काम अलग होता है? तो मैं उसी का जवाब दूंगा आज के वीडियो में। आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने कैसे अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंस फील्ड में भी काम किया और एज ए फाइनेंस मैनेजर भी काम किया। तो दोस्तों, मैं बताऊं कैसे फाइनेंस फील्ड में एंट्री क्या कैसे करें और फाइनेंस फील्ड का काम शुरू कहाँ से होता है। तो मैं एक बेसिक सा काम बताता हूँ या बेसिक सी चीज़ है जहाँ से आप फाइनेंस को समझ सकते हैं। वो है AR, अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल से ही लिंक आता है पेमेंट फॉलो फ्रॉम कस्टमर, जो अपने को पैसा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री हो सकती है फाइनेंस फील्ड के काम में। तो अब देखते हैं कैसे। दोस्तों, जब आप सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सेल ऑफ सर्विस, तो आपने एक अकाउंटिंग का काम कर दिया। एक अकाउंटेंट का काम क्या है? उसकी एंट्री कर दे अच्छे से, है ना। जर्नल एंट्री कर देगा अच्छे से, रिकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली एक अकाउंटेंट क्या करेगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो वो ट्रांजैक्शंस की अच्छे से रिकॉर्डिंग कर देगा। अगर वो अच्छा अकाउंटेंट है तो सारे के सारे सेल सही से रिकॉर्ड कर देगा। सेकंड, उसी अकाउंटेंट का काम क्या रहेगा? जब पैसा आ जाएगा, उस कस्टमर से पैसा आ गया, बैंक में आ गया, तो पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री वो अच्छे से कर देगा। ताकि उससे क्या होगा कि अगर मैंने ये 10 इन्वॉइसेस सेल किए, मेरे 5 इन्वॉइसेस के पैसे आ गए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कितने और पैसे लेने हैं, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं डेटर्स आउटस्टैंडिंग। तो एक अच्छा अकाउंटेंट क्या करेगा? एक डेटर्स आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट बना सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक अकाउंटेंट सेल रिकॉर्ड करने में गलती कर देगा, पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करने में गलती कर देगा, तो कभी भी डेटर्स आउटस्टैंडिंग की रिकॉर्ड तो सही से निकलेगी ही नहीं, या वो रिपोर्ट गलत हो जाएगी। और डेटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट गलत हो गई तो जो फाइनेंस का बंदा है, जो इसके आगे काम करेगा, उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। कंपनी की बेइज्जती हो सकती है कि भाई, तुम मेरे से जो पैसे मांग रहे हो मैं तो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। कैसे अकाउंटेंट है आपके पास? या फिर आपने अगर गलती से कोई इनवॉइस छोड़ दिया पेमेंट मांगने से, तो आपको पैसा कम मिल जाएगा। ठीक है, आगे कभी मिल ही जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको पैसे की ज़रूरत है और आपकी रिपोर्ट में वो इनवॉइस छूट गए, गलत से गलत अकाउंट में वो एंट्री आपने चढ़ा दी। तो देखो, कोई भी काम मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आप अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंट काम समझो। आप एक अकाउंट्स में भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि गलती करने वालों की कमी नहीं है। हर कोई गलती करता है, लेकिन जो बंदा गलती करने से बचे वो ही बंदा रेस में आगे निकल जाता है। हर कोई तो सेल की एंट्री कर ही रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। हर कोई, किसी को पता है, हर किसी को पता। 11th की क्लास में, 12th की क्लास में हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भाई सेल की एंट्री ये होती है। तो क्या डिफरेंस है? सारे तो एक ही एंट्री कर रहे हैं सेल की, लेकिन जो एक अच्छा अकाउंटेंट होगा, जो एक सही से बंदा रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन्स को, सही से एंट्रीज करेगा, उससे जो रिपोर्ट्स निकलेगी वो सही होगी। तो सारा का सारा जो पॉइंट है, सारा का सारा जो मेरे कहने का मतलब है, कहानी आ जाती है एक्यूरेसी पे। क्या है? एक्यूरेसी। आप किस लेवल तक अपने काम में एक्यूरेसी लेके आते हैं, वो ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। नहीं तो एक अकाउंटेंट 20,000 भी कमा रहा है और एक अकाउंटेंट 1 लाख भी ले रहा है, और फिर वही अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर भी बन रहा है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है सारा का सारा एक्यूरेसी का। आप किसी पर्सन के बातों पे, आप कई बार देखते हो नॉर्मल लाइफ में भी 10 बंदे हैं, उस 10 बंदों में एक बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा कम ही बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो एक्यूरेट बोलेगा, मतलब सही बोलेगा वो। तो लोग उन 9 बंदों की बात पे भरोसा नहीं करेंगे जो ज़्यादा बोल रहे हैं। तो हर जगह, इवन पर्सनल लाइफ में भी, आपके डेली लाइफ में भी, अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, अगर ये चीज़, अगर लोगों के अंदर ये बात आ गई और आपका डाटा बिल्कुल फैक्ट है, फैक्चुअल बातें करते हैं, रेलेवेंट बातें करते हैं, तो आपकी एक अलग इमेज होगी। और आपकी सफलता इसी पे डिपेंड करेगी कि आप कैसे कर रहे हो काम।
क्या आपका लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो अब ये तो एक था कि अकाउंट्स। अब फाइनेंस का काम कैसे शुरू होता है, सोचो। सेल हो गया, ठीक है सर, पेमेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है सर, और डेटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बन गई। ये एक अकाउंट का काम था और अकाउंटेंट ने अच्छे कर दिया। एक अकाउंट्स मैनेजर ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये जो आउटस्टैंडिंग बन रही है वो बिल्कुल सही है। और फिर क्या होता है, ये जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो सबमिट होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे को। और ये बंदा क्या करता है, ये आगे काम करता है पेमेंट फॉलोअप का। क्या करता है ये, पेमेंट फॉलोअप, कि भाई मेरे पास ये डेटर्स आउटस्टैंडिंग है, मुझे इतने पैसे लेने हैं। मान लेते हैं एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर, चार कस्टमर, पाँच कस्टमर है कंपनी के। 5 कस्टमर के 50 इन्वॉइसेज हैं और 50 इन्वॉइसेज का अमाउंट बन जाता है 5 लाख या फिर 50 लाख। ठीक है, ये तो आपने दे दिया। अब जो फाइनेंस का बंदा होगा वो क्या करेगा, वो ये 50 लाख कैसे उस कस्टमर से आए वो काम करेगा। अब ये 50 लाख ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे 50 लाख ड्यू हो गए हों कि भाई नहीं भाई सेल कर दिया पैसा आ ही जाएगा, नहीं। तो फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस में काम करने वाला बंदा क्या देखता है, इनकी पेमेंट टर्म्स क्या है। भाई ठीक है, अकाउंट्स ने तो दे दिया कि 50 लाख लेने, लेकिन पेमेंट टर्म्स भी तो देखोगे। अगर किसी का पेमेंट टर्म है कि भाई 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, तो जिसको आपने कल ही माल बेचा है, कल ही आपने सेल किया है, तो अकाउंट्स मैनेजर तो उसको डेटर्स आउटस्टैंडिंग में दिखाई देगा, है ना। लेकिन ये ओवर ड्यू है या नहीं, वो फिर एक फाइनेंस का बंदा देखता है। इवन अकाउंट्स के बंदे भी देख लेते हैं। तो अब वो फाइनेंस का बंदा उस डाटा पे काम करता है और देखता है यार इस 50 लाख में 25 लाख ही ऐसे हैं जो या तो ड्यू होने वाले हैं, मतलब कमिंग डेज में ड्यू हो जाएगा, पैसा उनसे लेना, या फिर ओवर ड्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो अब वो उसी डाटा पे काम करेगा और वो डाटा निकाल लेगा। ये इन्वॉइसेज हैं जो ड्यू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, और ये हैं जो ओवर ड्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये पेमेंट फॉलोअप कैसे करेगा, या तो वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करे। भाई 5 कस्टमर हैं, या कई कंपनियों में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट ना करने के बजाय जो कंपनी में जो मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग पर्सन्स की डिटेल लेनी पड़ेगी कि भाई कितने मार्केटिंग पर्सन हैं इस कंपनी में। मान लो ABCDEF, हाँ जी 6 मार्केटिंग पर्सन हैं। तो अब आपको पहले यही काम करना है कि पहले पता लगा लो कि मार्केटिंग पर्सन कितने हैं जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो बायर से कोऑर्डिनेट करते हैं, कस्टमर से कोऑर्डिनेशन का उनका काम होता है। तो हमने पता लगा लिया कि ये जो ए बंदा है ना, वो ए लिमिटेड देख रहा है, मतलब ए लिमिटेड बायर का नाम है। ये जो बी बंदा है वो बी लिमिटेड देख रहा है, ये जो सी बंदा है वो सी लिमिटेड देख रहा है। ठीक है, तो अब जब ये पता लग गया ना कि ये मार्केटिंग बंदे हैं और ये इस बायर को देख रहा है, तो कई कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो फाइनेंस में काम करने वाला बंदा है वो इन बंदों से कॉन्टेक्ट करता है और इन बंदों को बोलता है भैया देखो ए भाई, तुम्हारे इस कस्टमर से कंपनी के 10 लाख रुपए रुके हुए हैं और ये रहे वो इन्वॉइसेज, इसमें तो ये 5 लाख ड्यू होने वाले हैं और 5 लाख तो ओवर ड्यू हो गए हैं। तो तू ये 10 लाख भाई टाइम से फॉलोअप कर ले, मैं तेरे से फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं तुझे रिमाइंड कराऊंगा, तू आगे कस्टमर से कर ले। ऐसे ही करके आप सबसे बात करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है नहीं भैया जो फाइनेंस में काम कर रहा है उसी का काम है वो मार्केटिंग पर्सन को लूप में रखे, मतलब सीसी में रखे मेल में, और फिर आगे डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करे, फिर डायरेक्ट कस्टमर को मेल कर दे कि भैया ये या कस्टमर से बात करे। अब जब मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की थी या जब मैं काम करने गया तो एज ए अकाउंटेंट था या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, तो मैंने क्या किया, मैंने सेल की रिकॉर्डिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि भाई सेल अच्छे से बुक हो जाए। फिर उसके बाद मैंने पेमेंट रिसिप्ट पे काम किया, पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री सही से हो जाए, और फिर डेटर्स आउटस्टैंडिंग अच्छे से बनाने लग गया। लेकिन जैसे कि हम एक कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है, चाहे वो स्पीकिंग हो या फिर राइटिंग हो। मेरे स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को देखते हुए उनको लगा
कि यार ये जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग का जो रिपोर्ट ये खुद बना रहा है, इसके आगे का जो काम है ना पेमेंट फॉलोअप का, वो ये बंदा कर सकता है। पेमेंट फॉलोअप का काम ये बंदा कर सकता है। तो मैंने शुरुआत कर दी कि भाई पेमेंट फॉलोअप का काम शुरू किया, और मैंने पता लगा लिया कि मार्केटिंग पर्सन यहाँ पे कितने हैं। तो पता लगा कि 10 मार्केटिंग पर्सन है इस कंपनी में। मैंने 10 बंदों से कांटेक्ट किया, बातचीत हुई, 10 दोस्तों से 10 मार्केटिंग पर्सन से मिला, और उनको एक एक करके मेल डालना शुरू कर दिया, भैया देखो तुम्हारे कस्टमर का इतना पैसा रुका हुआ, तुम्हारे कस्टमर का इतना रुका। जब देखा कि भाई हाँ मार्केटिंग पर्सन का रिवर्स ज़्यादा नहीं आ रहा है या उस टाइप से फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई डायरेक्ट आप कस्टमर के पास मेल डालना शुरू करो और मार्केटिंग पर्सन को लूप में रखो। अल्टीमेटली फाइनेंस के बंदे को तो भैया पैसा चाहिए, और कंपनी चलेगी तब जब पैसा टाइम से आएगा। सैलरी लोगों को हम टाइम से देंगे, वर्कर्स को सैलरी टाइम से देंगे। तो देखो हर काम ना एक दूसरे से लिंक है, किसी भी काम को आप अलग नहीं कर सकते। अगर अकाउंटेंट या एक अकाउंट वाला बंदा अगर गलत काम कर रहा है ना, तो फाइनेंस अपने आप ही गलत हो जाएगा, या फाइनेंस के बंदे का काम अपने आप ही गलत हो जाएगा। या अकाउंटेंट बहुत अच्छे से काम रहेगा, अगर फाइनेंस का बंदा काम नहीं करेगा तो अकाउंटेंट का काम बस धरा का धरा ही रह जाएगा। भैया अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, फिर मुझे मोर देन 20 कंट्रीज़ या 30 कंट्रीज़ में मुझे बात करने का मौका मिला, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था वो लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते थे, और बेसिकली वो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़, है ना। तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। अब सवाल ये उठता है कि जब आप पेमेंट फॉलोअप करोगे तो डिफरेंट बायर होंगे, डिफरेंट कंट्री के हो सकते हैं, इवन इंडिया के भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर आपके अकाउंट्स मैनेजर ने जो आपको डेटर्स आउटस्टैंडिंग जिस फॉर्मेट में दे दिया उसी फॉर्मेट में मतलब फॉलोअप भी हो, उनको किसी और फॉर्मेट में डाटा चाहिए। कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट तो अपने इनवॉइस नंबर से अकाउंटिंग कर देता है, लेकिन जो बायर है वो बंदा तो अपने पीओ से अकाउंटिंग कर रहा है, परचेज ऑर्डर से, है ना। तो जब हम डेटर्स आउटस्टैंडिंग का या फिर एक किसी कस्टमर के लिए अगर हम बनाएंगे कि भैया इस कस्टमर से ये 5 इनवॉइसेस का पैसा लेना है, तो हमें क्या करना होता है, ये इनवॉइस नंबर तो रहेगा अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन उनका एक पीओ नंबर भी रहना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि मैं उनके कौन से पीओ की बात कर रहा हूँ। करेंसी होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, बीएल की डेट, बिल ऑफ लेडिंग डेट क्या थी, इनवॉइस की डेट क्या थी, मेरी पेमेंट टर्म्स क्या थी, ताकि एक बेसिकली ये सब डाटा एक एक्सेल में बनाया जाता है, एक्सेल बेस्ड होता है ये सब, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक से कोई यूज कर रहा हो ना कर रहा हो, किसी बंदे को समझ में आया ना आए, मैनेजमेंट को पता नहीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन एक एक्सेल एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली यूज किया जा रहा है, लोग बहुत आसानी से एक्सेल को समझ लेते हैं, यूजर फ्रेंडली है एक्सेल। तो आप इससे अपने मैनेजमेंट को भी समझा सकते हैं, सीनियर मैनेजर को समझा सकते हैं, मार्केटिंग पर्सन को समझा सकते हैं, और कस्टमर्स को भी समझा सकते हैं। तो जब अगर आपके अंदर ये देखो, ये जो पेमेंट फॉलोअप का काम है ना, वही बंदा कर सकता है जो बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेता हो, बोल्ड तरीके से बात करता हो। ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है मुझे तो शर्म आ रही है, आपको मैं कैसे बोलूँ, कल भी आपको मेल कर दिया था लेकिन आज कैसे बोलूँ मैं आपको, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। तो भैया जो शर्माने वाले लोग हैं ना, जिसको शर्म आती है, ऐसे बंदे काम नहीं कर सकते। काम करते हैं नो डाउट, लेकिन वो लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। जहां आपको शर्म करनी चाहिए वहां तो आपको शर्म आती नहीं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां आपको शर्म आती है ना। जिन गलत काम को करने में आपको शर्म आनी चाहिए वो तो आप बिल्कुल शान से कर लेते हो, और जिस अच्छे काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए वहां आपको शर्म आती है। तो पहले यह डिसाइड करना है हमें कि हमें कहाँ शर्म आनी चाहिए और कहाँ नहीं आनी चाहिए। बात अगर करियर की आ रही है तो शर्म को छोड़ दो, बोल्ड बनो, फियरलेस बनो, और अच्छे से अपना काम करो। कई बार जब हम फियरलेस होते हैं ना, तो आपका जो फियरलेस वाला जो एटीट्यूड है, जो नेचर है आपका, वो आपके राइटिंग में भी फिर वो चीज़ दिखती है, आपके स्पीकिंग में वो चीज़ दिखती है। आपको ये पता होना चाहिए आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, और जब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होगे तो फियरलेस वाला एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो वो लाओ, सीखो उस चीज़ को, ठीक है। तो पेमेंट फॉलोअप का एक बेसिक काम है जहां से आप फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। और मैंने यहीं से शुरू किया था पेमेंट फॉलोअप,
से काम शुरू किया। उसके बाद मैंने बैंकिंग का काम देखा कि भाई बैंक में कैसे पैसा आता है, पैसे को रियलाइज कैसे करते हैं, बैंक मैनेजर से बात कैसे करते हैं, बैंकर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बैंकर्स को कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन की ज़रूरत है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कैसे बैंक से फॉलोअप लूँगा मैं कि भाई पैसा कब रियलाइज़ हो रहा है। तो ये सब फाइनेंस का काम आ गया। कैसे मैं फाइनेंस प्लानिंग करूँगा, मेरे कौन से ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कब होगी, कंपनी के पास पैसा कब आएगा, मेरी प्रोजेक्शन ऑफ फंड क्या होगी, कंपनी कैसे कैसे अपने फंड को मैनेज करेगी, कैसे फंड, सोर्स ऑफ फंड क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होगा। ये सब धीरे धीरे काम फिर फाइनेंस फील्ड में आ जाता है। फिर एक प्रॉपर रिपोर्टिंग, बैंक को CMA चाहिए, बैंक को प्रोविजनल बैलेंस शीट चाहिए। तो ये सब एक आगे की चीज़ें आ जाती हैं और फिर ऐसे ऐसे करके फाइनेंस में काम सीखा जा सकता है और फाइनेंस का काम किया जा सकता है। मैंने अकाउंटिंग से शुरुआत की, अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से किया, अकाउंटिंग सीखा, उसके बाद धीरे 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 फाइनेंस की फील्ड में गया। फाइनेंस में आपको बहुत सारे एग्रीमेंट्स पढ़ने पड़ सकते हैं, बायर के साथ क्या एग्रीमेंट है, बायर के साथ क्या टर्म्स हैं, बैंक वालों के साथ क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बैंक के साथ अगर मैंने लोन लिया तो सैंक्शन लेटर में क्या लिखा है। फिर फाइनेंस में ही आ जाता है कि भाई जितने मेरे चार्जेस लग रहे हैं, बैंक जो भी चार्ज लग रहा है क्या वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्या वो सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी इंश्योर करना कि ये सब ठीक हो रहा है। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डर के काम नहीं करना। आप बिल्कुल ये सोचो, अगर आप सच पे काम कर रहे हो बिल्कुल निडरता के साथ काम कर सकते हो। अगर जहाँ झूठ है, जहाँ नॉलेज की कमी है, वहाँ दिक्कत शुरू हो जाती है। कई लोग आपको मिलेंगे काम करते टाइम जिनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ ऐसा करेंगे कि उनके पास बहुत नॉलेज है, और ऐसे ही लोग ज़्यादा डरे भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं बनना। अगर कोई भी परेशानी आती है, आपको कुछ भी काम समझने में कुछ काम नहीं आता, कैसे कौन सा काम सीखे कि भाई जल्दी से आगे बढ़ें, जल्दी से करियर में आगे बढ़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को यूज़ करूं और आपको मैं बता सकूं कि ये काम ऐसे होता है और इसको इस लेवल पे करेक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहने वाली है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्योंकि मेरे पास अगर कोई एक बच्चा भी और एक बंदा भी, कोई भी अगर एक कमेंट बॉक्स में डाल देगा ना कि ये टॉपिक क्या आप बना दो या ये टॉपिक मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उस एक बंदे के लिए भी वो वीडियो बनाऊंगा। मेरे लिए उस एक बंदे को भी बताना सफिशिएंट है, जैसे कि लोग मिलियन सब्सक्राइबर्स को बताते हैं। मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर, हर एक कमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाख लोगों की कमेंट्स होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।